तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अभी पिछले सेशन के अंदर हमने जो विलिंग ऑफ शाफ्ट है टॉपिक है, उससे एसोसिएटेड थ्योरी और मतलब डेरिवेशन कंसेप्ट हमने सब कुछ डिस्कस किया था। और आइए इस सेशन में हम उससे एसोसिएटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, ये मैंने एस रतन सर की किताब में से उठाया है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। A rotor has a mass of 12 kilogram and is mounted midway on 24 mm diameter horizontal shaft supported at the ends by two bearings. The bearings are 1 meter apart. The shaft rotates at 2400 rpm. If the eccentricity is 0.11 mm, find the amplitude of steady state vibration and the dynamic force acting on the bearing. हमें जो यंग्स मॉडल्स है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि कोई शाफ्ट है अगर, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर कोई रोटर अगर माउंट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई रोटर आप माउंट करते हैं, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जो रोटर का जो सेंटर ऑफ मास है रोटर का, वो शाफ्ट के एक्सिस से कंसाइड करना चाहिए। टेक्निकली होना ऐसा चाहिए, ठीक है, जो मतलब सही चीज़ है वो ऐसे होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली मतलब बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स या जो भी, मतलब जो रोटर का सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा मतलब शाफ्ट से थोड़ा सा मतलब हट के एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पर मिलती है तो एक छोटी सी असेंट्रिसिटी। ठीक है, वो असेंट्रिसिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वो असेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 0.11 mm। मतलब जो सिस्टम का ज्योमेट्रिक सेंटर है और जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों में गैप कितना है, 0.11 mm। दोनों में गैप कितना है, 0.11 mm। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है ये घूमेगा, ये घूम रहा है 2400 आरपीएम की स्पीड से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये जो शाफ्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की लगने की वजह से बेंड हो जाएगी। तो किसी इंस्टेंट पर सपोज कीजिए ये शाफ्ट कुछ ऐसी हो गई, ये चीज, ठीक है, तो यहां से डिफ्लेक्शन हमें कितनी मिल रही है, y, ठीक है, और यहां से आगे एसेंट्रिसिटी हमें कितनी मिल रही है, e। तो यहां से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका रेडियस कितना बन रहा है, y प्लस ई। मतलब एक तरह से अगर आप देखिए, क्या ये सारा एनालिसिस जो है ये मैं अपने पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। तो ये डिफ्लेक्शन हमें शाफ्ट में कितना देखने को मिलेगा, उसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, एंड दैट वाज एसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज, ये y इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। मतलब जो ये वाइब्रेशन हो रही है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आइए इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं एक बार, किसकी वैल्यू क्या आ रही है, आइए देखते हैं। बहुत बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है जो एम्पलीट्यूड का, दैट इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए शाफ्ट की, ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी से जो हमारा सिस्टम है, एंगुलर वेलोसिटी से हमारा सिस्टम घूम रहा है। अब यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा नहीं दे रखा, हमें आरपीएम दे रखे हैं, तो हमें ओमेगा को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में आएगी, दैट विल बी सिंपली 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। n क्या है, रोटेशंस पर मिनट। रोटेशंस पर मिनट, n क्या चीज है, रोटेशंस पर मिनट। तो एक सेकंड में कितनी रोटेशंस हो रही हैं, दैट इज n डिवाइडेड बाय 60। ये आ गया है रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है, अब एक पूरी साइकिल में, पूरी रोटेशन में ये पूरा जो एंगल होता है ये कितना होता है, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो एक सेकंड में जो सिस्टम है वो n/60 टाइम्स घूम रहा है एक सेकंड के अंदर, तो कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे सिस्टम की एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी कितनी स्पीड में वो घूम रहा है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है सिस्टम की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन।
वो हम सभी जानते हैं, दैट्स सिंपली s डिवाइडेड बाय m, स्क्वायर रूट ऑफ s डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें मतलब ये तो क्या स्टिफनेस वगैरह तो हमें मालूम नहीं है, तो इसका हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय डेल्टा, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, ये चीज बेसिकली मैंने आपको क्या बताई थी, क्या कि आपके पास जैसे मतलब कोई भी सिस्टम है, मैं पहले भी काफी डिटेल में बता चुका हूँ कि जैसे मतलब यहाँ पर ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, जब आप इसे मास, इसके ऊपर मास हैंग करेंगे तो क्या होगा, मास जो है वो नीचे आ जाएगा। वाइब्रेशन की कोई बात ही नहीं कर रहे हम, सिंपली आप मास को हैंग करोगे तो मास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मास नीचे आ जाएगा, तो कितना नीचे आता है, जो डिफ्लेक्शन है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। जब आप मास को हैंग करते हो तो उसमें जो आपको मास में, किस में कह रहा हूँ, मास में जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, दैट्स डेल्टा। ठीक है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितना होगा, s इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो इसलिए s बाई एम इज इक्वल टू जी बाई डेल्टा, तो फिर ये दोनों का स्क्वायर रूट बराबर होगा, एंड दैट्स अ फॉर्मूला फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फॉर्मूले को लगाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ पॉइंट मासेस जहां पर मतलब पूरा मास जो है वो एक ही जगह पर कंसेंट्रेटेड है, ये फॉर्मूला सिर्फ आप वहीं पर लगा सकते हो, सिर्फ वहीं पर लगा सकते हो। ठीक है, और डिफ्लेक्शन किसकी होती है, डिफ्लेक्शन होती है उस पॉइंट मास की, उस पॉइंट की जहां पर आप मास को हैंग कर रहे हो, उस पॉइंट की डिफ्लेक्शन होती है, और लगेगा उसी सिस्टम में जहां पर मास किसी एक जगह पर कंसेंट्रेटेड है, सिंगल मास की जहां पर बात हो रही है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर है? तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब बेसिकली क्या चीज है, अब फंडा क्या बनेगा कि मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या बन गई कि यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड शाफ्ट है और बीच में यहाँ पर आपने लोड लगा रखा है, W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, बीच में आपने लोड लगा रखा है, अब आपको इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा आपको निकालना है कि इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा कितना है। ठीक है, और वो हम सभी लोग जानते हैं, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI, WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI। ठीक है, अब W वेट क्या होगा, दैट इज सिंपली M इंटू जी, यहाँ पर रोटर रखा हुआ है 12 किलोग्राम्स का, बीच में एक रोटर आपने माउंट किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, एम जी, W क्या होगा एम जी। ठीक है, एम जी L³ डिवाइडेड बाय 48 EI, ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, mgl³ डिवाइडेड 48 E हमें दे रखा है I। ठीक है, I, अब I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब जो शाफ्ट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाय 64 डायमीटर रेज टू पावर 4। ठीक है, सारा मैंने आपको सोम में पढ़ा रखा है, A to Z सभी लेक्चर्स वेबसाइट मोबाइल ऐप दोनों जगह अवेलेबल है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई बाय 64 D की 4। ठीक है, D रेज टू पावर 4। अब कुछ नहीं करना, हम यहाँ से हमने सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए, अब आपको किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करना आपको समझ आ गए, अब बस वैल्यू रखते जाओ, आंसर आपको मिलते चले जाएंगे, फाइनली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मे भी शायद आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि जो शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल माउंटेड है या वर्टिकल, मतलब शाफ्ट का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। देन फ्रेंड्स इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, ये बहुत सिंपल है, मतलब अगर आपने चीज़ें पढ़ी, अगर आपने लेक्चर प्रॉपर देखे तो आप जानते हो कि किसी भी सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो सिस्टम हॉरिजॉन्टल रखा हो, चाहे वो वर्टिकल रखा हो, चाहे इंक्लाइंड रखा हो, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो अगर ये वाला सिस्टम, अगर शाफ्ट अगर वर्टिकल भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्टिकल शाफ्ट की होगी, वही इंक्लाइंड की होगी, सेम रहेगा आंसर, कोई चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है ना, समझ आए? तो बस अब कुछ नहीं करना भाई, प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, बस इतना ही है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आई से खेलना शुरू करते हैं। आई इज इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू डायमीटर का 4, डायमीटर 24 mm। ठीक है, आपको हमेशा रजे क्वेश्चन जो है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, आपको देखना है क्या चीज़ दे रखी है, किस यूनिट में दे रखी है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया, आपको उन्हीं यूनिट्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 24 mm है यानी 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें मीटर में पुट करना है, तो 2.4 सेंटीमीटर क्या आ गया, 0.024 मीटर। ठीक है, तो इसका रेशियो 4 आ जाएगा, सो दैट्स इक्वल टू, आइए देखते हैं कितना आ रहा है।
So it is pi divided by 64 multiplied by 0.024 raised to power 4. ठीक है, and the answer comes out to be 1.6286 into 10 raised to power -8 या मीटर रेज टू पावर 4. हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में काम करिए अगर आपको सही आंसर निकालना है तो. ठीक है, अब आई की वैल्यू आ गई. आइए अब डिफ्लेक्शन निकालते हैं. डिफ्लेक्शन है mg(L3) डिवाइड बाय 48 EI. ठीक है, m मास है 12 किलोग्राम. ठीक है, g है 9.81, लेंथ है 1 मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 48. e की वैल्यू है 200 इंटू 10 रेज टू पावर 9 और i की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.6286 इंटू 10 रेज टू पावर -8. हमेशा ध्यान रखिए कैलकुलेशन जो है वो कम से कम कह रहा हूँ डेसिमल की 4 डिजिट्स तक करिए अगर आपको उनसे सही निकालना है. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 12 इंटू 9.81. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी, डिवाइडेड बाय 48. ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय जो अभी भी मैंने आंसर निकाला था. ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी क्या आ गया 7.5294 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर. ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन शाफ्ट का. क्लियर है. अब आइए नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय डेल्टा. ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9.81 डिवाइडेड बाय 7.5294 इंटू 10 रेज टू -4. ठीक है, ये आ गए. अब इसे सॉल्व करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 9.81 डिवाइडेड बाय आंसर. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 114.1438. ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड. ये चीज समझ आ रहा है. हमेशा भाई काम आराम से करो, साफ सुथरा काम करो, आंसर हमेशा सही आएगा. ठीक है ना. अब हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली है. ठीक है, ओमेगा निकाले. अब आइए ओमेगा निकालते हैं. ठीक है, ओमेगा का क्या फॉर्मूला है. इट इज सिंपली 2 पाई n बाय 60. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम है 2400 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 251.3274 रेडियंस पर सेकेंड. ये चीज रेडियंस पर सेकेंड समझ आ रहे हैं यहाँ तक. ठीक है, तो ये हमने ओमेगा एन भी निकाल लिया, ओमेगा भी निकाले, बस अब तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है. तो आइए निकालते हैं. ठीक है, एसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास ई ओ. एसेंट्रिसिटी नहीं निकालनी, सॉरी, हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है वाई. उसका फॉर्मूला क्या है ई डिवाइडेड बाय ओमेगा नेचुरल का होल स्क्वायर, सॉरी ओमेगा नेचुरल बाय ओमेगा का होल स्क्वायर -1. ठीक है, तो ये आ गए 0.11. ठीक है, एसेंट्रिसिटी है यहाँ पर 0.11 mm. अब हमें यहाँ पर मीटर में पुट करनी है. ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि आपको आंसर किस यूनिट में निकालना है. ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -3 डिवाइडेड बाय, अब ओमेगा नेचुरल हमने क्या निकाला है. ओमेगा नेचुरल है 114.1438 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्या है 251.3274 का होल स्क्वायर -1. ठीक है, तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं. 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3. ठीक है, mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 11438 डिवाइडेड बाय 251.3274 इसका होल स्क्वायर -1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. सो इट कम्स आउट टू बी क्या आ गया हमारे पास आंसर. इट कम्स आउट टू माइनस, सबसे पहले तो माइनस आ रहा है 1.3858 इंटू 10 रेज टू -4. ये चीज ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना. हाँ. तो ये हमने जो हमारा एम्पलीट्यूड था स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का वो हमने निकाल लिया. समझ आ रहा है. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1.3858 इंटू 10 रेज टू -4. ठीक है, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 13.85 mm अप्रोक्सीमेट. क्लियर हो रहा है यहाँ तक. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक. क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1.3858 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, ये आंसर है मीटर्स के अंदर, मीटर्स. सो इसे हम mm में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वेट यहाँ पे
सारा डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अब हमारा जो आंसर है वो mm में आ जाएगा। ठीक है, सो इट दैट विल बी इक्वल टू -0.1385 mm। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आपकी? हाँ आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा था 13 mm, 13 mm नहीं, इट इज 0.1385 mm। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। अब आइए देखते हैं डायनामिक फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, डायनामिक फोर्स, डायनामिक मतलब जो वेरी कर रहा हो टाइम के साथ साथ। ठीक है, अगर आप इस तरह का सेटअप देखें तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो लग रहा होगा वेट, जो ये रोटर रखा हुआ है बीच में, जो वेट रखा हुआ है बीच में, उसका वजन लग रहा होगा जो दोनों बियरिंग्स पे बराबर डिवाइड हो जाएगा। दैट्स द स्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, वो तो लगी रहेगी, हमेशा लगी रहेगी। उसके अलावा एक है डायनामिक फोर्स। ठीक है, डायनामिक फोर्स के कि जब घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो वो जो लगेगा वो टाइम के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगी। तो जो डायनामिक फोर्स है वो कितना है, आइए वो देखते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे निकलेगा? इट इज रियली वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। अब बेसिकली क्या चीज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मतलब अगर आपको एक शाफ्ट वर्टिकल बना के दिखाऊं, ठीक है, अब इसमें आपको बेटर वे में समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जैसे रोटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये मैंने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये शाफ्ट का बेंड एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, सो दिस डिफ्लेक्शन इट इज y, और ये जो है दैट्स e। सो रेडियस क्या आ गया, ये आ गया y प्लस e। रेडियस क्या आ गया हमारे पास, y प्लस e। ठीक है, जितने रेडियस पे हमारा मास घूम रहा है, ये चीज आप क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना चाहते हो कि डायनामिक फोर्स कितना लग रहा है, उसके दो तरीके हैं, एक्सट्रीमली सिंपल। या तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली निकाल लो, वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आ रहे हैं यहां तक? एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, या फिर दूसरा आपके पास क्या तरीका है कि यहां पर मतलब अगर हम इसकी किसी तरह से स्टिफनेस निकाल लें कि इस रॉड की स्टिफनेस कितनी है, तो भी आप निकाल सकते हो। दैट इज सिंपली s इंटू एक्स, s इंटू एक्स। ठीक है, यहां पर जैसे हमने डिफ्लेक्शन y दिखाई है तो हम इसको y कर देते हैं। मतलब जैसे आप किसी, जो आपके पास कोई धनुष है, ठीक है, आप उसे पीछे खींच रहे हो, तो थ्रेड को पीछे खींचने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यूनिट डिस्टेंस से खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाट इज नोन एज स्टिफनेस। ठीक है, तो ये आ गया s इंटू वाई, s इंटू वाई। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि स्टिफनेस s कहाँ से आएगा, वो निकालना भी बहुत आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कैसे आ जाएगा हमारे पास, स्टिफनेस डिवाइडेड s बाय m, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नेचुरल। तो इस हिसाब से स्टिफनेस क्या हो जाएगा, ओमेगा नेचुरल स्क्वायर m, m ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही? तो यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू m ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर इंटू वाई। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे आप m ओमेगा स्क्वायर r लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आप s इंटू वाई लगा लीजिए, चाहे आप m ओमेगा नेचुरल स्क्वायर वाई लगा लीजिए, आंसर सही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आइए इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये सारे रब भी कर दूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, आई की नहीं पड़ेगी, डेल्टा की भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रब कर देता हूँ सर। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। F इज इक्वल टू, मास हमें दे रखा है 12 किलोग्राम। ठीक है, अब यहां पर है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमने कितना निकाला था, आई थिंक दैट वाज 251.3274 ध्यान रखिएगा, हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यूज हैं, एक तो ओमेगा है, एक ओमेगा एन है। ओमेगा वो एक्चुअल स्पीड है जिस स्पीड से हमारा सिस्टम घूम रहा है, और जो ओमेगा एन है दैट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, वो अलग चीज है, वो दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये आ गया 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब रेडियस जो है ये मैंने क्या कहा है, दैट्स बेसिकली y प्लस ई, y
प्लस ई, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी कितनी है हमारी, एसेंट्रिसिटी है हमारी, यहां पर मुझे निकाल लेना चाहिए इसको, रेडियस इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, वो हमें दे रखी है 0.11 mm, कहां पर है 0.11 mm, 0.11 mm, ठीक है। प्लस अब इसमें हमें y जोड़ना है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.1385 mm, ठीक है, माइनस ऑफ 0.1385 mm, ठीक है। समझ आ रहा है। तो रेडियस इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डिफ्लेक्शन आ रही है वाई, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से, प्लस एसेंट्रिसिटी, ये है एक्सिस से मास की दूरी। अब वो 0.11 दिया हुआ है, ये हमने निकाला माइनस ऑफ 0.1385, तो आइए जोड़ के देखते हैं, 0.11 माइनस ऑफ 0.1385, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0.11 माइनस 0.1385, दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0.0285, माइनस में आ रहा है आंसर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये mm के अंदर है, mm मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ भी करेंगे अगर हमें मीटर में चाहिए होगा। ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आइए इसको लिख देते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0285 इंटू 10⁻³ हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में काम करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 3274 इसका होल स्क्वायर इंटू 0.0285 इंटू 10⁻³ ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी 21.6025 न्यूटन्स, ठीक है। ये वो फोर्स है जो दोनों बेयरिंग्स के ऊपर लग रहा है, दोनों बेयरिंग्स के ऊपर, ठीक है। दिस इज डायनेमिक फोर्स, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। दिस इज द डायनेमिक फोर्स, दोनों बेयरिंग्स के ऊपर, मतलब टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल डायनेमिक फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज 21.6025 न्यूटन। ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरा निकालने का भी तरीका, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, F इज इक्वल टू m ओमेगा नेचुरल स्क्वायर बाई मास है 12 किलोग्राम, ठीक है। और ओमेगा नेचुरल हमने निकाला है, इट इज 114.148 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी माइनस का खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट सिंपली सिग्निफाइज जस्ट डायरेक्शन। तो ये आ गया 1.3858 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या आ रहा है, 12 इंटू 114.14 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.3858 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो इट अगेन कम्स आउट टू बी 21.6649 न्यूटन। समझ आ रहा है, मतलब थोड़ा फर्क आ रहा है क्योंकि अलग अलग तरीके से निकाले, कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट्स में डेसिमल की 4 डिजिट्स तक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हमने निकाला है डायनामिक फोर्स, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द बेयरिंग्स, मैक्सिमम। अब उसमें क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा बेयरिंग्स के ऊपर, जब वेट तो नीचे लग ही रहा है, वो तो हमेशा ही नीचे लगेगा, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जब उसके साथ साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी नीचे लग रहा है, दोनों चीजें तब ऐड होंगी, ऐसे में बेयरिंग्स पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। ये चीज आप क्लियर हो रही है यहाँ तक, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अब वेट कितना है, वेट सिंपली m इंटू जी, ठीक है। वेट कितना होगा, वेट दैट विल बी सिंपली m इंटू जी, ठीक है। वेट क्या होगा, दैट विल बी m इंटू जी। तो मास है 12 इंटू 9.81, सो दैट विल बी 12 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 117.72 न्यूटन्स, ठीक है, क्लियर है। तो आइए टोटल फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स या टोटल मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है बेयरिंग के ऊपर, दैट बी सम ऑफ स्टैटिक फोर्स एंड डायनामिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स हमारा वेट कितना लग रहा है 117.72 और डायनामिक फोर्स कितना है 21.6649, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 21.6649, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 139.3849 न्यूटन्स, ये हमारा टोटल फोर्स आ गया।
ठीक है, टोटल मतलब मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है कब लगेगा, जब वेट भी नीचे लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लग रहा है, ठीक है, ऐसे में ये लगेगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद अगर आपको इंडिविजुअल बेयरिंग पे निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपली डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सिंगल बेयरिंग के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, सो दैट विल बी 139.3849 डिवाइडेड बाय 2, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 69.6924 न्यूटन। ये चीज समझ आ रही है यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना आपको समझ आ गया होगा। हमने सब कुछ मतलब एम्पलीट्यूड निकाल लिया, हमने डायनामिक फोर्स निकाले, हमने टोटल मैक्सिमम फोर्स निकाल लिया, सारा कुछ जो निकल सकता है किसी व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट की प्रॉब्लम में वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको, समझ आया नहीं आया, नीचे प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स मेरी वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों जगह अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जल्दी हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।